गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो डेरिवेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी लम्प्ड सिस्टम में किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बॉडी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वो उस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर दिया हो तो टाइम निकाल सकते हो, अगर टाइम दिया हो तो टेम्परेचर निकाल सकते हो। ये जो इक्वेशन डिस्कस करी थी इसमें दो ही वेरिएबल थे, अगर ध्यान दोगे तो। इसमें वेरिएबल हमारा कौन सा था? एक तो टी वेरिएबल था, टी इज द वेरिएबल, एंड सेकेंड इज द this small t is the variable. This t is the temperature at any time t, and this t is the time. Okay, so this is the equation that we have derived, and after that we have seen the Biot number in terms of this same equation can be reduced in terms of Biot number and the Fourier number. ठीक है, वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जैसा मैंने बताया था तुम लोगों को अभी कल कि जो हमारा एच ए बाय क्या आया था, रो वी सी आया था। ठीक है, इसमें के से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, के से डिवाइड कर दो। ठीक है, ए एस से मल्टीप्लाई कर दो, ए एस से डिवाइड कर दो। ठीक है, वी से मल्टीप्लाई कर दो, वी से डिवाइड कर दो। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच बाई के, ठीक है, और v by as, we can write down like this, h by k v by as, and rest of the quantity will be written here. Rest of the quantity will be k by रूसी। के अलग कर लिया, रूसी अलग कर लिया। ठीक है, ऊपर एक के था, नीचे रूसी था। ठीक है, और साथ में आएगा यहाँ पर टाइम भी ले लेते हैं। ठीक है, ये जो एंटायर क्वांटिटी हमारे पास आई थी, ये इंटायर क्वांटिटी जो आई थी, ये ऊपर ई रेज टू द पावर, इस क्वांटिटी को हम लोग लिख रहे हैं, के से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ए एस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो के बाय रो सी। और यहाँ पे बचेगा क्या? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एस स्क्वायर। ठीक है, multiplied by time. So if we'll see this equation, if we'll see this equation, तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? एच एल बाई के लिख देते हैं। ये क्वांटिटी को एच एल बाई के लिख देते हैं। और ये के बाय रो सी तुम सबको पता है क्या होता है? ये होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है? के बाय रो सी होती है। सो दिस के बाय रो सी कैन बी रिटन एज अल्फा। ठीक है, एंड दिस इज अगेन वन बाय एल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे वी स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, ये रिवर्स में आएगा। यहाँ पे उल्टा आएगा, ये वी स्क्वायर जो है, वी स्क्वायर जो है नीचे आएगा, ए एस स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हमने अल्फा लिख दिया, के बाय रो सी को अल्फा लिख दिया, और ए एस अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमने किसको लिखा है? वी बाय ए एस को हमने लिखा था कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल। ठीक है, एल इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ विच इज गिवन बाय वॉल्यूम अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड बॉडी। ठीक है, जो भी तुम यूज कर रहे हो उसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, और उसी का वॉल्यूम होगा। ठीक है, समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज एल सी। एल सी इज फॉर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, सी इज द सफिक्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज अल्फा टी अपॉन एल स्क्वायर। ओके, सो दिस टू quantity HL by K and alpha T upon L square, this HL by K is nothing but the Biot number BI. BI is for Biot number, and this is nothing but the Fourier number, FO for Fourier number. The sign convention used for Fourier number is FO. So this quantity that we have already, ठीक है, जो हमारे पास क्वांटिटी थी, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी हमारे पास थी, एच ई रेज टू द पावर, ये जो क्वांटिटी थी, ठीक है, इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं बायोट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द फूरियर नंबर। यहां से देख सकते हो, इसी क्वांटिटी को रिड्यूस करके हम किस में ले आए हैं? बायोट नंबर मल्टीप्लाइड बाय फूरियर नंबर में लिख सकते हैं। तो ये जो तुम्हारी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन दैट वी हैव डिराइव्ड अर्लियर, the equation that we have derived earlier,
this equation number 4 can also be written as, if you want to write down equation number 4 in Biot number, in terms of Biot number and the Fourier number, then you can write down this equation as e raised to the power minus of Biot number multiplied by the Fourier number FO. Okay, so the similar equation, this is again the same equation that we are writing. Okay, so let me call this as equation number 5. So this is the final equation, और इसका डेरिवेशन कई बार पूछा जा चुका है। मैं तुम लोगों को पेपर भी आज दिखा दूंगा, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है, और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नियरली एवरी ईयर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। आइदर द डेरिवेशन हैज बीन आस्क्ड, द डेरिवेशन विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ दिस e raised to the power बायोट नंबर इनटू फूरियर नंबर। हमेशा जो डिराइव करने को बोला जाएगा वो यही डिराइव करने को बोला जाएगा। तो यहां तक तो तुम पहुंच ही जाओगे। उसके बाद मैंने बता दिया कि एच ए एस अपॉन रो वीसी को क्या करना है, इसको ऊपर और नीचे, ठीक है, के से वी से और ए एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद उसको रिड्यूस कर लो किस फॉर्म में, बायोट नंबर इनटू द फूरियर नंबर के फॉर्म में, ठीक है। The Biot number, this quantity HL by K is known as the Biot number, where L is known as the characteristic length. L को क्या बोलते हैं, characteristic length बोलते हैं। And the Fourier number is given by alpha t upon L square। इन दोनों का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी मैं तुम लोगों को अभी बता दूंगा, ठीक है, कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टू नंबर, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो डेरिवेशन है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया तुम लोगों को। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये जो फूरियर नंबर है और ये जो बायोट नंबर है, ठीक है, ये एक्चुअली दिखाता क्या है, ठीक है। तो देखो बायोट नंबर तो ऑलरेडी अगर देखोगे तो बायोट नंबर को मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया कि बायोट नंबर क्या है, दिस इज नथिंग बट द कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ओके, सो कंडक्शन रेजिस्टेंस टू द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, अगर इससे भी निकालोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। ओके, यू विल गेट द सेम इक्वेशन HL by K, ठीक है। बट द वैल्यू ऑफ L, इफ यू सी द वैल्यू ऑफ L, ठीक है, तो L क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। तो अगर मैं बोलूं कि L की वैल्यू क्या होगी स्फीयर के लिए, अगर मैं कहूं कि स्फीयर के लिए L की वैल्यू बताओ, तो L की वैल्यू स्फीयर के लिए क्या होगी, मैंने बताया क्या है, वॉल्यूम अपॉन द सरफेस एरिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम अपॉन द सरफेस एरिया है, तो उसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। द वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। और डिवाइडेड बाय, अगर सरफेस एरिया की मैं बात करूं, कोई भी स्फीयर है अगर, ठीक है, तो स्फीयर के केस में सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। दीज ऑल विल बी कैंसल आउट इफ यू विल सी, एंड फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग दिस एज r/3, you are getting this as r/3. So this quantity you are getting as r/3 for the sphere. So characteristic length for the sphere is given by r/3. Similarly, we can calculate the characteristic length for each type of body which will be given to you, ठीक है। जो भी तुम्हारी बॉडी होगी, जिसको भी तुम डिप करोगे किसी भी फ्लूइड में या किसी भी फ्लूइड में जिसकी कूलिंग हो रही होगी, लम्प सिस्टम जो तुम्हारा होगा, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें ये देखना है कि जो तुम्हारा स्पेसिमेन जो तुमने लिया है वो कौन से शेप का है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग केसेस के लिए क्या वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर विजिबल होगा ये तुम लोगों को तो, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज के लिए जो वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की, यहाँ पे डेल्टा बोला हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं डेल्टा लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं एल लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पे एलसी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन पे नहीं जाना है, साइन कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, यू मस्ट रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज वॉल्यूम अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी। ओके, सो अगर पहला केस देखोगे तो फॉर इनफाइनाइट प्लेट ऑफ थिकनेस एल विच इज एक्सपोज टू द बोथ साइड, कोई प्लेट है जिसकी थिकनेस कितनी है, एल है, ये थिकनेस है, लेंथ नहीं है यहाँ पे एल, ठीक है। एल अगर थिकनेस है और बोल रहा है कि इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, मतलब लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है और थिकनेस इतनी है, तो अगर इसका हम क्या निकालना चाहें, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालना चाहिए, तो क्या होगा, इसका जो एरिया होगा, देखो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय जो एरिया होगा इसका मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ एल, ठीक है। So if area is given, then multiplied with thickness L, then you will get the volume of this particular plate, ठीक है। तो वॉल्यूम मिल गया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, A इस साइड होगा और A इस
सेम ए दूसरी साइड होगा, इधर ए होगा और दूसरी साइड भी क्या होगा, ए होगा, सो यू विल गेट द सेम, so you will get the 2a, ठीक है. So in that case the characteristic length you will get as L by 2. So if you have a infinite plate of thickness L, then the characteristic length you will get as L by 2, ठीक है. इसके बाद है शॉर्ट सिलेंडर एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, ठीक है. शॉर्ट सिलेंडर, अगर देखो जहां भी शॉर्ट सिलेंडर लिखा हो वहां पे ये समझ लेना कि वहां पे जो सरफेस एरिया लेंगे उसमें हमें ये जो हमारा आगे वाला एरिया आ रहा है ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है. ये जो सरकमफेरेंशियल एरिया जो आ रहा है ये भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है. तो शॉर्ट सिलेंडर के केस में क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम तो हम सबको पता है, ठीक है. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल. तो आर नॉट इसका अगर रेडियस है तो पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू एल इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया. व्हाट विल बी द सरफेस एरिया, अगर ये लॉन्ग सिलेंडर होता तो बस ये वाला सरफेस एरिया लेते, ठीक है. लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सिलेंडर बोला है तो शॉर्ट सिलेंडर के केस में ये वाला एरिया प्लस ये जो सरकमफेरेंशियल एरिया है आगे का पीछे का ये दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है. तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया. इसी तरह से पाई आर स्क्वायर यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया, ठीक है. सो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और प्लस ये वाला एरिया, ये वाला जो सरकमफेरेंशियल एरिया है, तो सरकमफेरेंशियल एरिया हो जाएगा 2 पाई आर नॉट इंटू एल. सो इन दैट केस द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ विल बी कमिंग आउट टू बी आर नॉट एल डिवाइडेड बाय 2 आर नॉट प्लस एल, ठीक है. इसी तरीके से अगर लॉन्ग सिलेंडर है तो लॉन्ग सिलेंडर के केस में ये वाला एरिया एक्सक्लूड कर देना है, इसको एक्सक्लूड करना है, ये नहीं लेना है, ठीक है. लॉन्ग सिलेंडर के केस में, लॉन्ग सिलेंडर के केस में चूंकि एरिया बहुत कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर ओनली दिस एरिया और दिस सर्कमफेरेंशियल एरिया इन दैट केस, ओके. सो ये वाला एरिया बस कंसीडर करना है. तो अगर ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे तो इस केस में जो होगा वॉल्यूम तो वही होगा पाई आर नॉट स्क्वायर इंटू एल, और इसके बाद एरिया जो लेंगे यहाँ पे दैट विल बी ओनली दिस सर्कमफेरेंशियल एरिया एंड दिस इज 2 पाई आर नॉट एल. सो द डेल्टा यू विल गेट एज v बाय a, ठीक है. तो v बाय a करोगे तो यू विल गेट दिस एज आर नॉट बाय 2 या फिर d बाय 4, ठीक है. तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 4 या रेडियस ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द लॉन्ग सिलेंडर. सिमिलरली इफ यू हैव अ स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर के केस में मैंने ऑलरेडी बता दिया कितना आया था, आर नॉट आर बाय 3 आया था हमारा, तो वही आर नॉट बाय 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब and surface area is 4 pi r square of a sphere, so you will get this as d by 6. Similarly you can find out for the plate, if you will see calculate the characteristic length for the plate, you will get this as L by 2. For the cylinder you will get r naught by 2, for sphere you will get r naught by 3, and for the cube, if you have a cube, the cube will have the volume L cube divided by surface area of the cube will be 6L square, okay. So you will get the characteristic length to be L by 6 in case of the cube, ठीक है. सो द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, यू मस्ट रिमेंबर दिस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ while using or while finding out the solution of the numerical problem, because कुछ प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो लंप सिस्टम के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है. तो लंप सिस्टम के अंदर आएगा कि नहीं आएगा उसका क्राइटेरिया क्या है, तो उसका मैं क्राइटेरिया तुम्हें बता देता हूँ. व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट इज यूज्ड टू कंसीडर your system to be as lump system. देखो यहाँ पे मैं 2 केस बता रहा हूं, ठीक है. ये समझ में सबको आ गया है कि फूरियर नंबर और वो क्या है, फूरियर नंबर क्या है, फूरियर नंबर HL/K में L क्या है, ये समझ में आ गया है. बाकी सारी क्वांटिटी तो क्लियर ही होगी. L समझ में आ गया बेटा, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ समझ में आ गया. यस सर, ठीक है. ये याद रखना, ये वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का रेशियो है, ये डायरेक्टली लेंथ नहीं है, ठीक है. यहाँ पे ये ध्यान रखना है. तो अगर देखोगे क्राइटेरिया ऑफ लम्प्ड एनालिसिस, तो यहाँ पे लम्प्ड एनालिसिस का जो क्राइटेरिया है हमारे पास, ठीक है, वो ये होता है कि देखो मैं तुम्हें 2 तरह की केस बताऊंगा कि कब लम्प्ड एनालिसिस कंसीडर करेंगे और कब नहीं करेंगे. तो जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें इनसाइड बॉडी के टेम्परेचर ग्रेडियंट नेग्लिजिबल हो जाए, ठीक है, उस केस में हम उसको लैम्प्ड एनालिसिस कंसीडर करेंगे. जैसे केस 1 लिया हुआ है, कॉपर बॉल विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ठीक है. कोई कॉपर बॉल है जिसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म टेम्परेचर का मतलब कहीं भी देखो यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करो, 70 कॉपर की बॉल में कहीं भी मेजर कर रहे हैं, द टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर, द टेम्परेचर इज सेम, दैट मींस टेम्परेचर इज नॉट वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन द टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, ओके. सो टेम्परेचर ऑफ द कॉपर बॉल
चेंजेस विद द टाइम बट डज नॉट चेंजेस विद द पोजिशन एट एनी टाइम। यहाँ पे t इक्वल टू हमने मान लो देखा होगा 10 सेकंड पे तो 70 डिग्री मिला होगा, ठीक है, सारे पॉइंट पे 70 मिला है। t इक्वल टू 20 सेकंड पे देखते तो सारे पॉइंट पे हो सकता है कि 50 या 60 मिलता, ठीक है, टेम्परेचर। तो मतलब टाइम के साथ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन स्पेस के साथ कहीं भी चेंज नहीं होगा। जहां पे भी मेजर करोगे ऑल वैल्यू शुड बी सेम, देन ओनली द लंप सिस्टम, योर सिस्टम शुड बी कंसीडर्ड एज अ लंप सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, दस लंप सिस्टम एनालिसिस इज एप्लीकेबल। तो कहीं भी ऐसा केस होगा जहां पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो, वहीं पे जो लंप सिस्टम है वो कंसीडर होगा। जैसे मैंने इनिशियली भी तुम लोगों को बताया था कि लंप सिस्टम होने के लिए पहला क्राइटेरिया तो ये है कि बॉल है या कोई भी चीज है तुम्हारी, उसकी डायमेंशन छोटी होनी चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो आइडियल केस k इक्वल टू इन्फिनेटिव कहता है, लेकिन k इक्वल टू इन्फिनेटिव तो किसी भी प्रैक्टिकल केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारा लंप सिस्टम एनालिसिस एप्लीकेबल होगा अगर तुम्हारा कोई भी ऐसी बॉडी है जो बहुत स्मॉल है और अगर तुम टेम्परेचर मेजर करते हो उसमें, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है टेम्परेचर, उस केस में लंप सिस्टम एनालिसिस एप्लीकेबल होगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो लंप सिस्टम जो एनालिसिस है वो एग्जैक्ट कब होगा, जब बायोट नंबर की वैल्यू 0 होगी। भाई लंप सिस्टम मैंने बोला कि बायोट नंबर क्या होता है, आर कंडक्टिव अपॉन आर कन्वेक्टिव, ठीक है, अपॉन आर कन्वेक्टिव होता है, ठीक है। अब मैं कहूं कि बायोट नंबर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बायोट नंबर की 0 वैल्यू होने का मतलब कि आर कंडक्टिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आर कंडक्टिव की वैल्यू 0 है किसी भी बॉडी में, मतलब उसका कंडक्टिव रेजिस्टेंस 0 है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस बॉडी की जो थर्मल कंडक्टिविटी हो वो क्या हो, इनफाइनाइट हो। भाई कोई भी ऐसी बॉडी पॉसिबल है ही नहीं जिसका कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो, कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी, तो उसके हिसाब से उसकी कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी ये बायोट नंबर 0 का केस है, ये एक आइडियल केस है, ये आइडियली जो बॉडी है वो लंप्ड है, मतलब ये एग्जैक्ट केस है कि ये एग्जैक्टली लंप्ड होगा, ठीक है, अगर बायोट नंबर 0 है। लेकिन प्रैक्टिकली देयर इज नो बॉडी एग्जिस्ट व्हिच विल हैव द थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, and if the thermal conductivity infinite, then it will only have the thermal conductive resistance 0. Okay, so this is not a practical case. Okay, so what will be the practical? So practical will be that generally the accepted norms for assuming the lump system analysis is that Biot number should be less than equal to 1.1. Okay, so जो condition है हमारे पास वो ये है, देखो ध्यान रखना, Biot number किससे छोटा होना चाहिए, 0.1 के बराबर या इससे छोटा अगर है, उस केस में हम क्या मानेंगे, जो हमारा सिस्टम है उसको हम लंप सिस्टम मानेंगे। तो अगर कुछ नहीं दिया है, एक बॉल दे दी तुम्हें, ठीक है, तो क्या करना है, अगर बोला नहीं कि लंप है कि नहीं है, तो क्या करोगे, बायोट नंबर कैलकुलेट करोगे। और अगर तुम्हारा बायोट नंबर 0.1 से कम आ रहा है तो उस केस में हम उसको लंप मानेंगे, अदरवाइज लंप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो लंप वाली इक्वेशन तभी लगेगी जब वो सिस्टम में बायोट नंबर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो जनरली क्या होगा कि जो स्मॉल बॉडीज होगी विथ हायर थर्मल कंडक्टिविटी, अगर कोई छोटी बॉडी है जैसा मैंने बताया था और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और जो कन्वेक्शन कोफिशिएंट है वो बहुत कम है, मतलब एच की वैल्यू कम होती है जनरली, आर मोस्ट लाइकली टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ लंप सिस्टम। भाई देखो कोई सी मान लो ये बहुत छोटी बॉडी है, ठीक है, अब ये छोटी बॉडी में क्या बोल रहा हूं कि मैं k की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब k की वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब नियरली टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मतलब बहुत छोटी बॉडी है, तो इस केस में जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसका 0 हो सकता है, ठीक है। और अगर छोटी बॉडी होगी तो सीधी सी बात है, अगर छोटी बॉडी तो सरफेस कम आएगा, और सरफेस कम आएगा तो जो h की वैल्यू है वो भी कम आएगी, ठीक है। तो k ज्यादा होना चाहिए, h कम होना चाहिए, छोटी बॉडी होनी चाहिए, तभी वो लंप सिस्टम में कंसीडर होगा, ठीक है। जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया है वो तो बायोट नंबर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 0.1 जो क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं कि 0.1 अगर आ रहा है तो तुम अपने सिस्टम को लंप मारो, ठीक है। अब दूसरा केस यहाँ पे देखो क्या है, पोटैटो टेकन फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। अगर मैं कहूँ कि एक आलू मैं डालू उबलने के लिए, ठीक है, मैंने पानी लिया, भाई पानी हमारा मान लो कोई बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पहले बॉइल कर लिया वाटर को, अब मैंने क्या किया उसमें आलू ऐड किया है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि क्या ये एक तरह से क्या ये लंप सिस्टम है, ठीक है, तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये लंप सिस्टम है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे, आफ्टर फ्यू मिनट अगर तुम देखोगे, ठीक है, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पोटैटो इज नॉट इवन क्लोज टू
बीइंग यूनिफॉर्म। अगर देखोगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे मेजर करोगे, देखो सरफेस के आसपास तो ज्यादा कम होगा टेम्परेचर, 60 होगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अंदर बढ़ोगे यहाँ 75 मिल रहा है, यहाँ 70 मिल रहा है, यहाँ 60 मिल रहा है। सो द इन द सरफेस ऑफ द बॉइल्ड आलू the temperature will be different at every point, so that's why this cannot be considered a lump system। lump system तभी consider करेंगे जब टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो, 0 होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है वो हमारा वेरी ना करे। सो दिस इन दैट केस, इन केस ऑफ बॉइल्ड पोटैटो, the lump system analysis will not be applicable, but if it is a ball of the any metal which will have the higher thermal conductivity, then the lump system analysis will be applicable। okay, so ये clear है सबको कि lump system analysis कब applicable होगा? yes sir, ठीक है। तो लम्प सिस्टम एनालिसिस तभी एप्लीकेबल होगा, ये ध्यान रखना, जब तुम्हारी जो बॉल हो वो मेटल की होनी चाहिए या किसी और क्वांटिटी की, और छोटी होनी चाहिए। आलू के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा लम्प सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जो फूरियर नंबर, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो फूरियर नंबर होता है और जो बायोट नंबर होता है, ठीक है। तो बायोट नंबर और फूरियर नंबर में का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो जो बायोट नंबर होता है, मैंने बताया था HL/K, यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, L कर लेते हैं हम इसे। बायोट नंबर इज HL/K, ठीक है, वेयर L इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ओके, एज यू नो। सो दिस L is given by volume upon the surface area of your body, and बायोट नंबर कैन बी इंटरप्रेटेड, देखो अगर दूसरे तरीके से भी लिखोगे बायोट नंबर को तो भी वो HL/K ही आता है। वहां से जैसे निकाला था हमने HL/K, अगर वैसे भी निकालोगे तो भी वही आएगा। वो क्या होता है, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू द कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। कन्वेक्शन रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा टी के, H इंटू डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा उसको H इंटू डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है। और जो कंडक्शन रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, ये K डेल्टा टी अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो यहां से जो है तुम इसको अगर लिखोगे तो यू विल गेट द सेम। if you write down this is the conduction resistance and this is the convective resistance, ठीक है। so you will get the same quantity HL/K, you will get the same HL/K, okay। so this is the बायोट नंबर, okay। so बायोट नंबर बेसिकली क्या दिखाता है कि अगर तुमसे कोई कहे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बायोट नंबर, ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये हो गया कि अगर बायोट नंबर की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है उस बॉडी का वो क्या है, कम है। क्योंकि ये किसका रेशियो है, ये बायोट नंबर किसका रेशियो है, ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है, आर कंडक्टिव अपॉन। तो अगर कहता है कोई कि बायोट नंबर कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और कंडक्टिव रेजिस्टेंस कम ही होना चाहिए तुम्हारे सिस्टम को लम्प्ड क्राइटेरिया में लेने के लिए। और जो जनरल वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, जो प्रैक्टिकल वैल्यू हम लोगों ने ले ली है, वो ये ले लिए कि बायोट नंबर 0.1 से अगर कम है तो इट विल बी टेकन एज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लम्प सिस्टम, ओके। सिमिलरली इफ यू सी द फूरियर नंबर, ठीक है, तो फूरियर नंबर जो मैंने बताया था उसी में से जो क्वांटिटी थी हम लोगों की, क्या क्वांटिटी थी, HAS अपॉन रो VC इंटू टी। यही किस में रिड्यूस हो गई थी, ये रिड्यूस हो गई थी HL/K मल्टीप्लाइड बाय अल्फा टी अपॉन L स्क्वायर, वेयर L इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। then this quantity is बायोट नंबर and this quantity is फूरियर नंबर, ओके। सो जो फूरियर नंबर है वो क्या दिखाता है, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन, बेसिकली ये दिखाता है कि हीट, ठीक है। सो हीट की डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, ये इसको जो फूरियर नंबर को अगर वैसे देखोगे, डेफिनेशन कोई पूछ देता है कि व्हाट इज द फूरियर नंबर, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको डिफाइन ऐसे करना है कि इट इज द रेशियो ऑफ हीट कंडक्शन, rate of heat conduction to the rate of thermal energy storage in a body, and this is denoted by FO, okay। so heat conduction, rate of heat conduction का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सीधा सीधा Q दिखा रहा है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है E स्टोरेज की वैल्यू दिखा रहा है, E डॉट स्टोरेज, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो इन दोनों का ये रेशियो है। अब रेट ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है, रेट ऑफ हीट कंडक्शन तो तुम्हें पता है ये क्या होता है, KA इंटू डेल्टा T बाय डेल्टा, ठीक है, या फिर यहाँ पे X लिखते थे तुम, ठीक है, तो यहाँ पे X की जगह डेल्टा लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लिख दोगे यहाँ पे, देखो ये, ठीक है, रेट ऑफ हीट कंडक्शन डिवाइडेड बाय द
रेट ऑफ हीट स्टोरेज और रेट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज। ये क्या होता है, कोई भी बॉडी में थर्मल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, mCp स्टोर होती है, ठीक है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करें तो mCp डेल टी बाय डेल टी हो जाएगी। तो वही m को लिख दिया रो सी रो इंटू वी, ठीक है, तो रो सी इंटू वी हो गया इंटू डेल टी डिवाइडेड बाय टी। ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द सेम क्वांटिटी अल्फा टी बाय एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर या डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा लिया हुआ है तो डेल्टा आ गया, ठीक है। सो बेसिकली ये जो फूरियर नंबर है व्हाट इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाई द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट थ्रू द सॉलिड, ठीक है। कि अगर तुम किसी भी बॉडी को हीट करते हो, ठीक है, तो जो हीटिंग है वो उस बॉडी में कहां तक अंदर तक जा सकती है, बेसिकली इस चीज को ये शो करता है, ठीक है, कि जो पेनिट्रेशन है हीटिंग की वो कितनी होगी। फूरियर नंबर अगर ज्यादा है तो पेनिट्रेशन ज्यादा होगा हीट का, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को कि ये जो अल्फा है ये क्या दिखाता है, ये रेट ऑफ हीट प्रोपगेशन बताता है किसी भी बॉडी में किस रेट से हीट प्रोपगेट करेगी उससे, ठीक है। अल्फा जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है, तो ये जो है एक्चुअली डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट इन द सॉलिड को डिनोट करता है। तो ये हमारा फूरियर नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे इस चैप्टर में जो बेसिकली पढ़ना है वो थ्योरी तो इतनी ही है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं और थ्योरी भी पूछी गई है, ठीक है। नियरली एवरी ईयर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द this chapter, okay। So we will solve the numerical problem, the basic numerical problem we will solve, start from one basic numerical problem, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आया हुआ है। यहाँ पे स्फेरिकल एलिमेंट माना हुआ है और जो तुम्हारे एग्जाम में आया है उसमें एग दिया हुआ है। मैं अभी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि एग्जाम में भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। देखो पहले इसमें क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल एलिमेंट ऑफ 40 mm डायमीटर, ठीक है। जो जो हमारे पास गिवन होगा हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे जो जो चीजें हमारे पास गिवन होंगी। देखो सबसे पहले इसने दे दिया स्फेरिकल एलिमेंट ऑफ 40 mm डायमीटर, ठीक है। तो हम पहले इसको लिख लेंगे भाई, जो भी दिया है डायमीटर दे दिया है, कितना दिया डायमीटर 40 mm, ठीक है। तो 40 mm का मतलब कितना हो गया, मीटर में कितना हो गया 0.04 मीटर, ओके। सो यू हैव गॉट दिस 0.04 मीटर इन द क्वेश्चन। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, द 40 mm diameter is initially at temperature of 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इनिशियल टेम्परेचर दे दिया और मैंने बताया था इनिशियल टेम्परेचर जो इक्वेशन होती है तुम्हारी उसमें Ti होता है एंड दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज गिवन टू यू, ओके। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में, इट इज प्लेस्ड इन द बॉइलिंग वाटर फॉर 4 मिनट्स। अब देखो इसमें बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं दिया कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होगा। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि बस ये लिखा हो क्वेश्चन में कि इट इज अ बॉइलिंग वाटर, देन द टेम्परेचर यू शुड टेक एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द बॉइलिंग वाटर, ओके। सो दिस इज द बॉइलिंग वाटर, दैट मीन्स जिसमें प्लेस किया है वो बॉइलिंग वाटर है, तो सराउंडिंग हो गया वो, ठीक है। तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेंगे, दैट मीन्स द T इन्फिनिटिव विल बी टेकन एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। T इन्फिनिटिव की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसने देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद बोला है कि वाटर फॉर 4 मिनट्स, इसने बोला कि 4 मिनट्स के लिए प्लेस किया है, मतलब टाइम भी हमारे पास इसने दे दिया। तो टाइम की वैल्यू कितनी दे दी इसने 4 मिनट, ठीक है। इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे, 4 into 60 is equal to 240 सेकेंड, ओके। सो यू हैव गॉट दिस क्वांटिटी इन द क्वेश्चन। और उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया है, आफ्टर 4 मिनट कह रहा है कि एक 40 mm डायमीटर का कोई बॉल था, ठीक है, स्फेरिकल, उसको हमने डुबा दिया, किसमें डुबा दिया, बॉइलिंग वाटर जो कि 100 डिग्री पे बॉइल कर रहा था उसमें डुबा दिया। इनिशियल टेम्परेचर जो बॉइल का था, जो सॉरी बॉल का था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। बोल रहा है कि 4 मिनट तक डुबाया है हमने, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आफ्टर 4 मिनट व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ स्फेरिकल एलिमेंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि आफ्टर 4 मिनट एट व्हाट टेम्परेचर द स्फेरिकल एलिमेंट विल रीच। ये कह रहा है कि 4 मिनट के बाद उस स्टील की बॉल का क्या टेम्परेचर होगा। मतलब ऐसा होगा कुछ कि ऐसा बीकर कुछ रखा होगा, ठीक है। इस बीकर में इसने क्या किया कि एक स्टील की बॉल होगी इसके पास, ठीक है, और यहाँ पे इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, जो कि बॉइल कर रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 27 डिग्री सेंटीग्रेड इस बॉल का, ठीक है, और इसको हमने इसमें डुबा दिया, ठीक है, और इसको हमने छोड़ा कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए। अब बताओ कि इसका टेम्परेचर कितना होगा 4 मिनट के बाद, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें इक्वेशन याद होनी चाहिए जो हमने डिराइव करी है। वो इक्वेशन क्या थी, टी माइनस टी इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय टी आई माइनस टी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इनटू टाइम टी। दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव डिराइव्ड, ठीक है। ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, बिना इसके आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो इक्वेशन समझ लो, रटी जाओ, टी माइनस टी इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय टी आई माइनस टी इन्फिनिटिव इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एच ए एस अपॉन रो वी सी, ठीक है। अब देखो ए एस अपॉन रो वी सी अगर यहां डालने जाओगे इसको तो बहुत टिपिकल पड़ेगा, ठीक है। तो जो ए एस अपॉन रो, ए एस अपॉन वी जो है ना, इसको हम पहले ही क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसको उसके बाद हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है या ए एस अपॉन अगर मैं वी बोलूं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ए एस क्या है, यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो यू विल गेट दिस एज 3 बाय आर, ठीक है, यू विल गेट दिस एज 3 बाय आर, या अगर डी के फॉर्म में लिखोगे तो यू विल गेट दिस एज 6 बाय डी। ओके, सो यू विल गेट दिस क्वांटिटी ए एस बाय बी एज 6 बाय डी फॉर द स्फीयर। अगर स्फीयर है तो स्फीयर के केस में ये जो वैल्यू होगी वो होगी 6 बाय डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब ए एस इंटू बी ना डाल करके सीधा 6 बाय डी डालेंगे, क्योंकि डी हमारे पास गिवन है, डायमीटर इस बॉल का हमारे पास दिया हुआ है 0.04 मीटर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर जो भी लोगे, दीज ऑल टेम्परेचर विल बी टेकन इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये सारी वैल्यूज है। अभी हमारे पास यहाँ पे एच की वैल्यू नहीं दी है, रो की वैल्यू, सी की वैल्यू नहीं दी है, तो ये सब देखते हैं क्वेश्चन में है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, बाकी वैल्यूज भी दी हुई है, ठीक है। बट पहले आगे पढ़ लेते हैं और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। अब ये बोल रहा है कि इफ द सेम स्फेरिकल एलिमेंट इज इनिशियली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है कि 27 पे अगर ना हो करके अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता तो फाइंड आउट बाय लंप थ्योरी हाउ मच टाइम विल बी टेकन द एलिमेंट टू रीच दैट टेम्परेचर। इसका मतलब कह रहा है कि 4 मिनट के बाद जो टेम्परेचर होता, ठीक है, यहाँ पे जो हम निकालेंगे 4 मिनट के बाद टेम्परेचर, ठीक है, ये कह रहा है कि उस टेम्परेचर को बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगता अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनिशियली बॉल होती, ठीक है। तो दूसरे केस में क्या बोला, दूसरे केस में तुम्हें टेम्परेचर दे दिया और टाइम पूछ रहा है, ठीक है, और नीचे कुछ चीजें दी हुई है, के की वैल्यू, रो की वैल्यू, सी की वैल्यू और एच की वैल्यू दी हुई है। तो इसको लिख लेते हैं, के की वैल्यू देख लेते हैं, के की वैल्यू 10 दी हुई है, एच की वैल्यू 100 दी हुई है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। के की वैल्यू दी हुई है 10, ठीक है, 10 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। एच की वैल्यू दी हुई है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और रो की वैल्यू दी हुई है आई थिंक 1200 दी हुई है, 1200 केजी पर मीटर क्यूब, और सी की वैल्यू दी हुई है 2 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, ये दिया हुआ है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू यही है ना, हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो चूंकि सारे डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही दिया है। सो केजी डिग्री सेंटीग्रेड 2 किलो जूल। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज ठीक है, ये वाट में है कोई दिक्कत नहीं, ये भी वाट में है 100 वाट, ये 1200 केजी पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट में, यहाँ पे किलो जूल में है, ठीक है। तो किलो जूल में लेने की बजाय सी को हमेशा हम क्या लेंगे, जूल में लेंगे, तो जूल में लेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो दीज वैल्यू आर गिवन नाउ टू यू, ठीक है। नाउ पुट डाउन ऑल दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। टेम्परेचर टी तो निकालना है, ठीक है, कि कितना पहुंच जाएगा 4 मिनट के बाद, टाइम दिया हुआ है। टी इन्फिनिटिव तो दिया हुआ था, ठीक है, टी इन्फिनिटिव सराउंडिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर था, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 100 ले लेंगे इसको, ठीक है। टी आई इनिशियल टेम्परेचर 27 दिया हुआ था, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी इन्फिनिटिव 100 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एच, एच कितना है हमारा 100 है, एच की वैल्यू 100 है, अपॉन रो, रो कितना है 1200 है, ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाय एएस अपॉन वी, एएस अपॉन वी को 6/d लिख देंगे, तो 6/d, डी की वैल्यू कितनी है 0.04 है, तो 6/d ले लिया, ठीक है। एएस अपॉन वी को, इस क्वांटिटी को 6/d ले लिया, और 1/c भी है, तो 1/c का मतलब 2000 हो गया यहाँ पे, ठीक है, c, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी, टाइम टी दिया हुआ है, टाइम टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, टाइम टी की वैल्यू दी हुई है 4 मिनट, ठीक है। तो 4 मिनट का मतलब कितने सेकेंड हो गए, 240 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको मल्टीप्लाइड बाय 240, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आगे तो तुम्हें जो एक वैल्यू मिलेगी, देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखा पाऊंगा तुम लोगों को, तो डायरेक्ट बता रहा हूं। ये आ रहा है t-100 डिवाइडेड बाय, देखो ये आ रहा है t-100 डिवाइडेड बाय -73 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -2.5 आ रहा है, ठीक है। तो e रेज टू द पावर -2.5, इसकी वैल्यू तो कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सीधा कैलकुलेटर में डालोगे, ये 1.5 आ रहा है, 1.5, अच्छा हाँ, यस सर 1.5 आ रहा है। हाँ देख लेते हैं, 1.5 ही होगा, मैंने गलत लिख दिया होगा, हो सकता है। हाँ 1.5 आ रहा है, ठीक है, तो 1.5 ले लो, ठीक है, इसको 1.5 ले लेंगे भाई। ये अब ये वैल्यू तुम कैलकुलेटर में निकाल सकते हो, ठीक है। शिफ्ट के साथ ln वाला शायद बटन होता है या ई लिखा होता है, तो उससे निकल जाएगा ये, ठीक है, e रेज टू द पावर -1.5, तो वहां से निकाल लोगे। इसकी वैल्यू आ रही है शायद 0.22 कुछ करके आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.223 आ रही है, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, t-100 इज इक्वल टू 0.223, ठीक है, डिवाइडेड बाय -73, तो t-100 इज इक्वल टू 0.223 मल्टीप्लाइड बाय -73, ठीक है। तो t यू विल गेट एज t की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, t की वैल्यू सॉल्व कर लेना भाई तुम लोग, इसमें कुछ बहुत बड़ी कोई वो नहीं है, 83.71 आ जाएगा, ठीक है, 83.71 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये समझ में आ गया कि 4 मिनट बाद कितना टेम्परेचर पहुंच जाएगा तुम्हारी बॉल का। 27 डिग्री पे तुमने डाला था बॉइलिंग वाटर में, और 4 मिनट तक डाला, 4 मिनट डालने के बाद जो बॉल का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 83.71 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो यहां तक आ गया सबको समझ में, यहां तक किसी को दिक्कत? सर ये जो टी है ये टी इन्फिनिटी से भी ज्यादा हो सकता है ना? टी जो है टी इन्फिनिटी से भी ज्यादा हो सकता है, अगर उसको लॉन्ग टाइम, ठीक है सर। नहीं, टी इन्फिनिटी से ज्यादा कैसे हो जाएगा, देखो तो सर यहाँ पे तो 2 केस हो सकते हैं, मैं तुम्हें बताऊं। एक केस ये हो सकता है कि सराउंडिंग मीडियम तुम्हारा हॉट हो, जैसे तुमने जो वाटर लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसा इस केस में था, ठीक है, कि सराउंडिंग मीडियम तुम्हारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और जो तुम्हारी बॉल थी, ठीक है, वो ठंडी थी, बॉल ठंडी थी, उसको तुमने गर्म चीज जगह पे डाला, तो मैक्सिमम जो बॉल का टेम्परेचर पहुंचेगा वो कितना पहुंच सकता है, सराउंडिंग तक पहुंच सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं पहुंचेगा कभी भी, ठीक है। तो 100 से पार तो नहीं जा सकता, समझ रहे हो, तो कभी भी सराउंडिंग से ज्यादा नहीं जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है जैसे क्विंचिंग वाला केस होता है, ठीक है, क्विंचिंग वाले केस में क्या होता है कि वाटर ठंडा होता है, ठीक है, उसमें तुम गर्म स्टील की बॉल डालते हो, ठीक है, यस सर, यस। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो मिनिमम टेम्परेचर उस बॉल का पहुंच सकता है वो सराउंडिंग टेम्परेचर तक पहुंच सकता है, ठीक है, मतलब जो वाटर का टेम्परेचर होगा वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, उससे नीचे तो जा नहीं सकता, ठीक है, वो भी आइडियल केस होगा, वैसा कभी होगा नहीं, क्योंकि हीट रिलीज करेगा, वाटर गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, सराउंडिंग से कभी भी वो नहीं पहुंचेगा। अब तो ये पहला देखो, पहला केस तो हो गया सॉल्व, ठीक है, ये हमने टेम्परेचर बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखो दूसरा केस भी इसने बोला हुआ है। दूसरा इसने क्या बोला था, इसने ये बोला कि अब तो ये हो गया, चलो तुमने टेम्परेचर निकाल लिया, ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम ये माने कि जो इनिशियली बॉल थी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, तो ये बताओ कि 83.1 आया है, उतना पहुंचने में, 83.71 पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगेगा। अब टाइम पूछ दिया इसने, ठीक है, तो दूसरा केस भी सॉल्व कर लेते हैं इसका। दूसरा केस ये बोल रहा है कि टी को तो यही लेना है, ठीक है, टी को ले लेना है 83.71, ठीक है, दूसरा केस ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम
इनिशियल टेम्परेचर जो हमारा बॉल का है उसको हम ये मान ले 27 की बजाय वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये बताना है कि कितने टाइम में ये जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री से 83.71 डिग्री पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड पार्ट क्लियर है क्वेश्चन का? सर उसमें बस टाइम निकालना है सर। हाँ, बस टाइम निकालना है। ठीक है, तो फिर सेम इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, बस हमारे पास तो वैल्यू है ही। तो इक्वेशन क्या है देखो, टी माइनस टी इन्फिनेटिव डिवाइडेड बाय टी आई माइनस टी इन्फिनेटिव इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो बी सी इंटू टाइम टी। ठीक है, सारी वैल्यू पता है भाई। ठीक है, टी की वैल्यू पता है 83.71 माइनस 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी आई, इनिशियल टेम्परेचर कितना लेना है 0 माइनस 100। ठीक है, इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर, एच की वैल्यू कितनी थी 100 थी। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी थी 1200 थी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए एस अपॉन वी, ये 6 बाय डी था तो 6 बाय 0.04। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय सी भी है तो 1 बाय 2000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। सो एवरीथिंग इज नोन इन दिस इक्वेशन एज यू विल सी, द टाइम इज ओनली अननोन, सो यू कैन कैलकुलेट दिस टाइम। ठीक है, तो इसको वही सॉल्व कर लेना, मैं तो देख लेता हूँ आंसर सीधा यहाँ से क्या आया है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चल रहा हूँ कि इन लोगों ने सही सॉल्व किया होगा। तो ये सब सॉल्व वॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 16.29 इधर आएगा डिवाइडेड बाय 100 आएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा ई रेज टू द पावर 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा ई रेज टू द पावर माइनस 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 3, 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू टाइम टी। ठीक है, और ये क्वांटिटी आ रही है शायद 6 ये आ रही है हमारी 16.29 डिवाइडेड बाय माइनस 100। ठीक है, 16.29 डिवाइडेड बाय माइनस 100, 16.29 माइनस 16.29 डिवाइडेड बाय माइनस 100, तो माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ई रेज टू द पावर ये है। ठीक है, तो निकाल लोगे इसको, एल एन लगा लेना, निकल जाएगा ना, सॉल्व कर लोगे इसको आगे, यस सर। एल एन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ई हटाओगे तो इधर एल एन आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ आगे भी बता देता हूँ, देखो ये हो जाएगा हमारा एल एन 16.29 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा 6.25 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू टाइम टी। ठीक है, तो यहां से टाइम टी मिल जाएगा। टाइम टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आएगी, देख लेता हूं मैं डायरेक्ट, शायद 240 समथिंग आ रही है, 290.4 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, ये 4 मिनट 50 सेकेंड, 50.4 सेकेंड। ठीक है, तो 290.4 ये आ जाएगा 290.4 सेकेंड। ओके, सो क्लियर है? दोनों केसेस क्लियर है? सर क्लियर है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि तुम्हें मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से, और कोई भी बहुत ऐसा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है जिसको तुम बिल्कुल एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को। सर इसका आंसर सर 29 आ रहा है सर। 29 आ रहा है? सर 290 आ रहा है सही। सर उसकी कोई जीरो में गड़बड़ होगी। हाँ, मैं जीरो में इसलिए देख लो, तुम कहीं मिस्टेक कर रहे होगे, वैसे तो मैं देख लेता हूं।
10⁻³ आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें कहीं कि देख लो कि कुछ गड़बड़ आ रहा हो। ठीक है, ये 1200 आ रहा है, ये 2000 आ रहा है, 2 मत लेना, इसको 2000 लेना है सी की वैल्यू। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। डी 14 × 10⁻³ आ रहा है। ठीक है, 6/d, इसमें देख लेना ये सही डाला है कि नहीं डाला है, ये मीटर में डालना है। ठीक ये है, सर, ये सर 1 0 की गलती। हाँ तो आगे। इसमें हो सकता है मिस्टेक, वो तुम चेक कर लो भाई, अगर मीटर में डालना, 40 mm दिया हुआ है, मीटर में डाल लेना उसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखा देता हूं तुम्हें। देखो देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो यहाँ पे है, एक एक करके दिखा देता हूं। ये 2018-19 का पेपर है। ठीक है, देखो इसमें भी आया हुआ था, आई थिंक ये स्टेट द एजम्पशन मेड इन लम्प्ड कैपेसिटी मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रांजिएंट कंडक्शन प्रॉब्लम, कि लम्प्ड एनालिसिस मेथड में हम लोग क्या एजम्पशन लेके चलते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, क्या एजम्पशन लेके चलते हैं? पहले तो ये मान लेते हैं कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, पहली चीज तो ये मान लेते हैं। वी ऑल्सो एज्यूम द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी टू बी इनफाइनाइट। ठीक है, वी ऑल्सो एज्यूम द बॉडी टू बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, वी ऑल्सो एज्यूम द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नेग्लिजिबल इनसाइड द बॉडी। तो यही सब एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यही लिखना है, एजम्पशन लिखने हैं। ठीक है, पहला का ई क्वेश्चन देख रहे हो। उसके बाद देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, इसका बी क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, ये बी क्वेश्चन, स्टील बॉल ऑफ 12 mm डायमीटर। ठीक है, देखो इसको कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। स्टील बॉल ऑफ 12 mm डायमीटर, डायमीटर दे दिया भाई, बॉल बता दिया स्फेरिकल बॉल होगी। ठीक है, 12 mm उसका डायमीटर दे दिया। इज एनिल्ड बाय हीटिंग टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल रहा है कि इनिशियल जो टेम्परेचर था बॉल का वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, टी आई की वैल्यू दे दी 800 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल रहा है कि स्लोली कूल किया है हमने उसको एयर में, जो कि एयर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो एयर टी इन्फिनिटी की वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे दी, और कूल करके कितने पे लेके आए हैं, मतलब जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 130, टी की वैल्यू कितनी दे दी 127 दे दी, और टी इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी दे दी 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे दी। ठीक है, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच दिया हुआ है, और साथ में के, रो और सी मिलेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये चीजें कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन को, एक लम्प सिस्टम एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर लम्प सिस्टम एनालिसिस का क्वेश्चन होगा तो वहां पे तुम्हें जरूरत पड़ेगी के, रो और सी की। ठीक है, तो के, रो और सी हमारा हमेशा तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा उसमें गिवन होगा। जैसे यहाँ देख सकते हो, इस चीज को देख के ही तुम बता सकते हो क्वेश्चन लम्प सिस्टम का है, के, रो और सी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें लम्प सिस्टम के मिलेंगे उसमें के, रो और सी की वैल्यू गिवन होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा। हाँ, सर के की तो सर जरूरत पड़ी नहीं सर। के की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, बट कभी कभार पड़ सकती है अगर बायोट नंबर कैलकुलेट करना हो। ठीक है, ओके सर। जैसे इसने तो चलो ठीक है, तुमने कैलकुलेट किया नहीं बायोट नंबर, लेकिन बायोट नंबर कैलकुलेट करो तो HL/K निकालोगे ना। हाँ जी सर। तो HL/K अगर मतलब जैसे इसने बोला नहीं कुछ भी, इसने कहीं पे भी कुछ नहीं बोला, देखो कहीं भी कुछ भी नहीं बोला इसने। ठीक है, हाँ तो जी पहले सर। बायोट नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें तो बोल ही दिया था कि लम्प्ड है। ठीक है, तो अगर नहीं बोला है तो HL/K कैलकुलेट करोगे। अब L कहां से लाओगे, L वही होगा वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो वहां पे K की जरूरत पड़ेगी। बायोट फॉर कैलकुलेटिंग द बायोट नंबर यू विल नीड द वैल्यू ऑफ K। सर पहले इसको बताना पड़ेगा कि ये लंप्ड है, रो हाँ, नंबर 0 पे। हाँ ठीक है पहले सर। इसे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि ये लंप्ड का क्वेश्चन है, फिर लंप्ड वाला हम इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2 क्वेश्चन हो गए एक ही ईयर में। अब मैं अगले ईयर का क्वेश्चन दिखा देता हूं। इसमें देखो, इसमें भी आया है। इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन ही आया हुआ है, व्हाट इज द लंप सिस्टम एनालिसिस एंड व्हेन इट इज एप्लीकेबल। तो ये तो मैंने बता दिया तुम्हें ऑलरेडी कि कब एप्लीकेबल होगा, जब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो हमारा, 0 हो उस बॉडी में, या टेम्परेचर ग्रेडियंट नेग्लिजिबल हो, स्पेस के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज ना करे, कंडक्टिव रेजिस्टेंस उसका बहुत ही कम हो, और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, और ये आया हुआ है। उसके बाद मुझे नहीं लगता इस ईयर में कोई क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसमें नहीं आया, शायद इसमें एक क्वेश्चन भी नहीं है। पर
तो ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ कल मैं एक दो सॉल्व भी कर दूंगा, मतलब सॉल्व क्या करूंगा मैं तुम्हें बस मेथड बता दूंगा, बाकी तुम वैल्यू खुद ही निकाल लेना। इसमें भी होगा कोई ना कोई क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ये देखो इसमें जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में वही डेरिवेशन आया हुआ है, टी माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटिव टी आई माइनस टी इन्फिनिटिव इजिकल टू एक्सप्रेशन का मतलब वही हो गया ई रेज टू द पावर बायोट नंबर इनटू फूरियर नंबर। इसने बी आई और एफ ए लिखा हुआ है फूरियर नंबर को, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देखो डेरिवेशन आया हुआ है, ठीक है। और शायद आई थिंक इसमें ये वाला क्वेश्चन भी शायद आई थिंक इसमें टाइम वगैरह दिया हुआ है, तो ये भी शायद उसी का है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा किसका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें रो सी की वैल्यू नहीं है वैसे, तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद इसमें शायद पहले पार्ट में भी कुछ वैसा आया था। ये इसमें देखो इस ईयर में भी इसका जो डेरिवेशन है पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय लंप सिस्टम एनालिसिस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, जो डेरिवेशन है वो आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आया हुआ है लास्ट, ये शायद 2014 का है, आई थिंक 15 का है, 14-15 का है ये, ठीक है। इसमें भी आया है एक क्वेश्चन तुम्हारा, एग वाला क्वेश्चन है शायद, एक एग वाला क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आज तुम्हें कराया है, वो मैं दिखा देता हूँ बस तुम लोगों को। ये देखो ये एक क्वेश्चन है, एन एग विथ मीन डायमीटर ऑफ 40 mm। देखो मीन डायमीटर बोल दिया, इसका मतलब एग को क्या मानना है, एग को लेके चलना है तुम्हें एज ए स्फेयर, ठीक है। इज इनिशियली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टी आई की वैल्यू दे दी, इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, इज प्लेस्ड इन द बॉइलिंग वाटर फॉर 4 मिनट्स, जैसा अभी क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी टाइम सेम दिया हुआ है 4 मिनट, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में हमने रखा है इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इट इज बॉइल्ड एंड फाउंड टू बी बॉइल्ड टू द कस्टमर टेस्ट, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने 4 मिनट तक उसको बॉइल किया। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री था अंडे का, ठीक है। 4 मिनट तक बॉइल किया, उसके बाद कस्टमर को खाने के लिए दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि यही सेम हमें करना है, बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग द सिमिलर एग फॉर सेम कंज्यूमर शुड बी बॉइल्ड व्हेन टेकन फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो अभी तुम्हारे पास जो अंडा था इनिशियली वो 20 पे था, समझ रहे हो, और उसको 4 मिनट बॉयल करने के बाद वो खाने लायक हो गया कंज्यूमर के, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर हमारा अंडा इनिशियली 20 डिग्री की बजाय कितने पे हो, 5 डिग्री पे हो, मतलब अगर रेफ्रिजरेटर से डायरेक्ट निकालें तो ये बताओ कितने मिनट उसको गर्म करना पड़ेगा। तो देखो पहला क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से टेम्परेचर आ जाएगा, पहले पार्ट को सॉल्व करोगे यहां से टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो वही तुम्हारा टी हो जाएगा सेकेंड केस के लिए, ठीक है। और सेकेंड केस में उसको टी लेकर के और टाइम निकाल लेना है, जैसे आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि एग दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ बॉल, तो इसको भी मैं कल सॉल्व करके दिखा दूंगा, ये और स्टील बॉल वाले जो क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। इसमें एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा। अभी ये टाइम कांस्टेंट वाला ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, ये भी इसी का है, ये भी इसी का है, ठीक है। देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर लेना इस चैप्टर को। एक तो इसका डेरिवेशन छोड़ के मत जाना, और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है। और वही आएगा 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में, जितने का भी होता है, ठीक है, पूछा जाएगा वो। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू सर।